हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर आज जो हम टॉपिक लेंगे दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, एस्पेक्ट मीन्स आपका क्या व्यू है, आपका क्या दृष्टिकोण है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इकोसिस्टम पर। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर हमें मालूम है कितने एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम के। देयर आर two aspects, one which is visible and another which is not visible। तो जो सबसे पहले हम लेंगे विजिबल एस्पेक्ट। विजिबल एस्पेक्ट जो आपको दिखाई देते हैं, तो विजिबल एस्पेक्ट पे हम लेंगे स्ट्रक्चरल। रोल, ठीक है ना। दिस वन इज विजिबल, ये आपको दिखाई देगा। जैसे कि स्पीशीज है, स्पीशीज डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पीशीज है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी है। अगर हम किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी आपको दिख रही है, तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ये क्या है? एक इसका इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है। क्या? स्पीशीज डाइवर्सिटी। फिर हम देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है। वर्टिकल के अंदर सबसे लॉन्ग ट्री, देन श्रब्स, देन हर्ब्स, ये सारे क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? दैट इज इन स्ट्रक्चरल रोल। सो नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफिकेशन। इट मीन्स ये हुआ कि जो जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं उसी को हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं स्ट्रक्चरल रोल में। अब जैसे आप जंगल में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि पर्टिकुलर स्पीशीज जो डोमिनेंट है उसके बेसिस पर उसका नाम रख दिया गया है फॉरेस्ट का। जैसे कि सुंदरवन, सुंदरवन के अंदर सुंदर ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा है, वो डोमिनेंट है। तो स्पीशीज का जो डोमिनेंट स्पीशीज है उसके अकॉर्डिंग इकोसिस्टम का नेम रखा गया है सुंदरवन, ठीक है ना। तो इसीलिए डोमिनेंस भी क्या हुआ? एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, डोमिनेंस। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द फिजियोगेमी, ठीक है ना। फिजियोगेमी की मीन्स वहां पर जो रहने वाले प्लांट्स हैं उनका बेसिकली अपीयरेंस कैसा है। जैसे आप जब ऊपर जाते हो माउंटेन पे तो आपको कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं। तो कॉनिफेरस ट्रीज क्या शो करते हैं कि ये ऊपर वाला एरिया होगा, ठीक है ना। ट्रॉपिकल पार्ट का ऊपर वाला एरिया है, माउंटेन वाला एरिया है, उत्तराखंड वगैरह, जहां पर आपको क्या मिल रहे हैं? कॉनिफेरस। फिर थोड़ा नीचे आते हो आप, फिर आपको क्या मिलेंगे? ट्रॉपिकल। तो फिजियोग्नोमिक जो है दैट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, दैट इज नोन एज फिजियोग्नोमी। इट मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है उसका। तो ये चारों ही एस्पेक्ट डिटेल में है जिनको हम फर्दर लेंगे। दूसरे जो होते हैं दैट इज द फंक्शनल एस्पेक्ट। फंक्शनल की अगर हम बात करते हैं तो वो जो आपको विजिबल नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इकोसिस्टम में चल रहे हैं। कौन कौन से होंगे? जैसे फर्स्ट एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो आपको देखने को मिलता है? नहीं। एनर्जी आई सन से, प्लांट ने उसको लिया, ट्रांसफर हुआ रैबिट के अंदर, रैबिट से गया फॉक्स में, फॉक्स से गया लॉयन में, आपको दिखा? नहीं दिखा। तो ये क्या है? एनर्जी ट्रांसफर। कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी क्या है, ये एक और एस्पेक्ट जो कि फंक्शनल है, काम हो रहा है लेकिन विजिबल नहीं है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। तो हम क्या देख रहे हैं? एक जो आपको दिख रहा है, दूसरा जो आपको नहीं दिख रहा है। आपको न्यूट्रिएंट की साइकिल चलते हुए दिखती है कि हाँ भाई अब ये डिकम्पोज हो गया है, डिकम्पोज के बाद में वापस प्लांट्स ने इसको लिया, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हो रहा है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल ये भी हम डिटेल में लेंगे फंक्शनल एस्पेक्ट में।
सबसे इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स जो ये सारा वर्क कर रहे हैं, आपको विजिबल नहीं होते, सारा काम करते हैं चुपचाप, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है डिकम्पोजर्स के थ्रू होता है वो भी क्या है, फंक्शनल एस्पेक्ट। तो ये विजिबल नहीं है और ये क्या है, विजिबल है। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट हम क्या लेंगे, डिटेल में लेंगे। तो दैट इज नॉन विजिबल या नॉट विजिबल, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला एस्पेक्ट जो है हमारा, दैट इज द एनर्जी फ्लो। सबसे पहले हम एनर्जी फ्लो को समझेंगे क्योंकि शुरुआत वहीं से हो रही है, किसकी, इकोसिस्टम की। तो नेक्स्ट इज आवर एनर्जी फ्लो। नाउ एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम में हम अपना फर्स्ट एस्पेक्ट लेंगे, एनर्जी फ्लो। Our first aspect, that is the functional aspect, energy flow. कौन सा वाला aspect है बेटा, functional aspect। अब आप देखिए हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमेशा कैसा है, होम्योस्टैटिक, मतलब हमेशा बैलेंस रहता है, स्टेबल होता है हमारा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज ऑलवेज होम्योस्टैटिक इन नेचर। ध्यान रखें, इकोसिस्टम इज ऑलवेज होम्योस्टैटिक, मीन्स स्टेबल रहेगा। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, होम्योस्टैटिक है, तो ये भी क्या है, होम्योस्टैटिक, ठीक है ना। अब देखो होम्योस्टैटिक भी है और हमारा इकोसिस्टम डायनामिक भी है, मतलब वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, इकोसिस्टम इज डायनामिक, चेंज होता रहता है, आपको दिखेगा नहीं, सब कुछ चेंज हो रहा है इसके अंदर, डायनामिक है ये। आप ऐसे नहीं समझे कि स्टेबल है तो ये मतलब चेंज नहीं हो रहा, डायनामिक। हियर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स फाउंड इन इक्विलिब्रियम। ये सबसे बड़ी खास बात है किसकी, आपके इकोसिस्टम की, ठीक है। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है ये होम्योस्टैटिक है कि नहीं, ये डायनामिक है कि नहीं, यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक इक्विलिब्रियम में चलते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें पूछी जाती है क्वेश्चंस में। ओके, हम एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं। तो जब हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आवर इकोसिस्टम फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कह रहे हैं हम, आवर इकोसिस्टम फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, आप पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एनर्जी कैन चेंज इट फॉर्म्स फ्रॉम वन, एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, energy can neither be created nor be destroyed but changes from one form to other। देखो आप इसको समझिए, आप
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे फॉलो कर रहा है हमारा इकोसिस्टम? देखो, ये सन है, सन की कौन सी एनर्जी है? सोलार एनर्जी। ये सोलार एनर्जी किसने ली? प्लांट्स ने। प्लांट्स ने इस एनर्जी को किसमें चेंज कर दिया? केमिकल एनर्जी। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुई। प्लांट्स ने जिस हर्बीवोरस ने भी प्लांट को खाया, फॉर एग्जांपल रैबिट ने खाया, ठीक है, तो रैबिट ने इस एनर्जी को फिर फर्दर किस में चेंज कर दिया? देखो, वो दौड़ा, मैकेनिकल, उसकी बॉडी में से हीट रिलीज हुई, हीट एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, हीट एनर्जी, ये सब क्या थे? इसके अंदर जो एनर्जी रही, जो पावर रही, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। जो वो यूज कर रहा है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर ये इसको यूज करके इसमें चेंज कर रहा है। आप ये देखिए, क्या एनर्जी इसने बनाई? नहीं। क्या एनर्जी इसने बनाई? नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी इसने बनाई नहीं, सोलार के पास तो खुद की एनर्जी थी, वो रेडिएट कर रहा था। उस एनर्जी की फॉर्म ही तो यहाँ पर इकोसिस्टम में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में वो चेंज हो रही है। तो क्या इकोसिस्टम फॉलो करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को? यस, इकोसिस्टम फॉलोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। तो क्या इकोसिस्टम फॉलो करता है सेकेंड लॉ को? यस बेटा, इकोसिस्टम फॉलोज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये है कि सेकेंड लॉ एक्चुअल में है क्या? सेकेंड लॉ ये कहता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म कभी भी 100% नहीं होती। यानी कि सोलर एनर्जी जो प्लांट्स ने ली, कितना परसेंट थी? 1 to 2%। कभी भी 100% एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। इसमें से इसके अंदर गया 10%, तो एनर्जी कभी भी 100% ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही। तो गई कहां? एनर्जी गई कहां? एनर्जी जो है जब 100% ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, इट मींस वो आगे जाकर क्या कर रही है? डिसऑर्डरनेस क्रिएट कर रही है। उस डिसऑर्डरनेस को रोकने के लिए फिर हमें फर्दर क्या चाहिए होती है? एनर्जी। इसलिए कभी भी एनर्जी जो है 100% ट्रांसफॉर्म नहीं होती। ध्यान रखें, सिर्फ उसका कुछ परसेंट ही ट्रांसफॉर्म होता है टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, किसको रोकने के लिए? यूनिवर्सल की जो टेंडेंसी है डिसऑर्डरनेस, एंट्रोपी जिसे हम कहते हैं, उसको रोकने के लिए आपको किसकी नीड होती है? एनर्जी। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कह रहा है? देयर इज नेवर 100% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी and the energy lost is help in counteract universal tendency of disorderness, tendency of disorderness, और आप कह सकते हो एंट्रोपी। तो अब आपको समझ में आया कि एनर्जी कम कम क्यों जा रही है? क्योंकि नेचर के अंदर जैसे ही एनर्जी रिलीज हुई, फिर उसके बाद में उसका क्या हो गया? डिसऑर्डरनेस होना शुरू हो जाएगा। वो डिसएपिएट होगी डिफरेंट फॉर्म के अंदर। उसको वापस जो है
क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो एंट्रोपी के अंदर लॉस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन पूरा 100% हो ही नहीं पाता। तो ये दो लॉ हैं थर्मोडायनामिक्स के, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, दोनों को ही फॉलो करता है आपका इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लेते हैं फूड चेन, क्योंकि फूड चेन से ज्यादा बेटर कोई तरीका नहीं है, इकोसिस्टम है एनर्जी फ्लो को स्टडी करने का। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, beta. Now, next is the energy flow is well explained via first food chain. तो एनर्जी फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए हम फूड चेन की हेल्प लेते हैं। फूड चेन नेचर में कभी भी एज सच एग्जिस्ट नहीं करती है। नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो फूड वेब एग्जिस्ट करती है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस एस्पेक्ट को समझने के लिए कि हाउ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म, हाउ प्रोडक्टिविटी इज मेंटेन, हम क्या करते हैं, फूड चेन की स्टडी करते हैं। तो फूड चेन जो कि एक सिंगल चेन होती है फूड ट्रांसफर की, इज नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, never exist in nature। नेचर के अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड वेब। ठीक है, तो फूड चेन मतलब फूड का ट्रांसफर हो रहा है और एक चेन बन रही है, दैट इज नोन एज द फूड चेन। एक बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे प्लांट्स लिया, पहले सन को ले लेते हैं, सोलर एनर्जी, प्लांट्स को खाया किसने, रैबिट ने, रैबिट को खाया किसने, फॉक्स ने, और फॉक्स को किसने खाया, लॉयन ने। यहां पर आप जो देख रहे हो एनर्जी का ट्रांसफर जो हो रहा है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। तो फर्स्ट जो है हमारा इसका स्टडी का कि एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, energy flow is always unidirectional, not in cycling manner। इस चीज को ध्यान रखें, always unidirectional। तो ये कैसा हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। ठीक है ना। अब जब ये फूड चेन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो फूड का ट्रांसफर कहां से होगा, प्लांट से हो रहा है, तो हमेशा सन एनर्जी देगा, लेकिन ट्रांसफर कहां से हो रहा है, दैट इज फूड का ट्रांसफर। हम फूड चेन पढ़ रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। फूड चेन के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर कहां से हो रहा है, प्रोड्यूसर से। तो फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर। ठीक है, तो क्या यहां पर ये सन बनाना सही है, नहीं है, तो हम इस सन को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो फूड चेन में जब भी आप बनाओगे तो उसमें आपको सन की नीड नहीं रहेगी। प्लांट्स जो खाना बनाएंगे, खाने का ट्रांसफर आप बता रहे हो, उसको आप बताइए प्लांट से। तो फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स। तो जहां से फूड चेन स्टार्ट होगी उसी को तो आप ट्रॉफिक लेवल कहोगे। तो दिस इज T1, T2, T3 एंड T4। ये क्या है, स्टेप्स ऑफ फूड चेन। ध्यान रखें, ट्रॉफिक लेवल्स आर स्टेप्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, अब आप देखिए, अगर जितनी छोटी फूड चेन होगी, मोर द एनर्जी ट्रांसफर, इसके बाद में आप एक और रख दोगे तो क्या हो जाएगा,
एनर्जी ट्रांसफर क्या हो जाएगा, स्लो। तो हाई एनर्जी फ्लो के लिए फूड चेन का छोटा होना जरूरी है, क्योंकि हर बार कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसमें, 10%, 10%, 10%, 10%। प्लांट में 10% नहीं, प्लांट ने सन से कितनी ली थी, 1 और 2%। इसने ट्रांसफर करी है कितनी, 10%। तो आप ध्यान रखें कि प्लांट जो है सन की एनर्जी जो इसने ली होगी 1 to 2%, यहां से 10% लॉ क्या हो रहा है, शुरू। तो एनर्जी डिसएपिएट हो रही है हीट के अंदर। तो अगर आप लंबी चेन लोगे तो शॉर्ट एनर्जी होगी, अगर आप छोटी चेन लोगे तो वो हेल्दी होगी। तो हेल्दी फूड चेन हैव लेस ट्रॉफिक लेवल, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं, शॉर्टर फूड चेन, shorter food chain is healthy as compared to long। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। आप एक चीज का और ध्यान रखें, यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर एक फूड चेन के अंदर कितने हैं, T4। हो सकता है बीच में एक और स्टेप आ जाए, तो मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल हमेशा आपको कितने मिलेंगे, T4 मिलेंगे या T5, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। यानी कि आपको पता है कि एनर्जी ट्रांसफर सिर्फ 10% हो रहा है, धीरे धीरे लॉस ज्यादा होगा। तो लास्ट वाले को आप कितना एक्सटेंड कर सकते हो, उसको आप उसको 4 तक एक्सटेंड कर सकते हो, 5 तक एक्सटेंड कर सकते हो, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखें, फूड चेन कंसिस्ट ऑफ T4 और T5 trophic levels। Food chain consists of T4 और T5 trophic level। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो ये फूड चेन के अंदर क्या बेसिक स्टेप्स जो है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब 2 तरह की फूड चेन होती है, एक कौन सी वाली, टेरेस्ट्रियल, और दूसरी कौन सी वाली, एक्वेटिक। उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करेंगे, और उसके बाद फिर हम ग्रेजिंग फूड चेन पे जाएंगे। ठीक है, तो फूड चेन कितने टाइप की है, मेजरली कितने टाइप की है, दैट इज 2 टाइप। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, फर्स्ट that is the terrestrial food chain, जो लैंड पे चलेगी जैसा कि नाम बता रहा है, और दूसरा aquatic food। ओके बेटा, सो 2 type of food chain, terrestrial and aquatic। Major conduit of energy transfer in terrestrial ecosystem is detritus। conduit means energy transfer या transfer, conduit transfer of energy। major conduit कौन है टेरेस्ट्रियल फूड चेन के अंदर, दे आर डिट्राइटस। डिट्राइटस या जो भी डिकम्पोजर्स जो होते हैं, दे आर द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। डिट्राइटस और डिकम्पोजर्स, नीट का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, नोट डाल लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट। टेरेस्ट्रियल फूड चेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डिट्राइटस, जो एनर्जी फ्लो को, यानी कि जो चैनल है उसको क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। जैसे अपन ने प्रीडेटर पढ़ा था, तो प्रीडेटर दे आर द कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो, उसी तरह से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन है, दैट इज डिट्राइटस और डिकम्पोजर्स। जब हम एक्वेटिक फूड चेन की बात करते हैं, तो एक्वेटिक फूड चेन के अंदर मेजर कंड्यूट कौन है, मेजर कंड्यूट दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। अब ये ग्रेजिंग फूड चेन एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर कैसी होती है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को जानने के लिए।
ग्रेजिंग फूड चेन बेटा फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, यही ग्रेजिंग फूड चेन ही है एक्वेटिक इकोसिस्टम की। इसी फूड चेन को हम ग्रेजिंग फूड चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स दे आर द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, फिर डिवाइड हो रहे हैं, फिर डिवाइड हो रहे हैं, फिर डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर किसका इंक्रीज हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन्स। एनर्जी फ्लो तो वही मेंटेन रखेंगे ना, तो फाइटोप्लैंक्टन्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है और डिवाइड करेंगे और अपने नंबर को भी मेंटेन रखेंगे और उन्हीं से एनर्जी ट्रांसफर। बहुत सारे जितने भी लिविंग जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर क्या आ जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स। याद रखना यूनिसेलुलर है लेकिन रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए वो एनर्जी फ्लो को क्या कर रहे हैं, मेंटेन। एक टूटेगा बाइनरी फिजन से, एक का दो, एक का दो, एक का दो बनेगा, मरेगा ही नहीं कोई, तो सिस्टम अपने आप मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो एक्वेटिक फूड चेन का दैट इज द ग्रेजिंग फूड चेन, फाइटोप्लैंक्टन्स, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का या टेरेस्ट्रियल फूड चेन का जो मेजर कंड्यूट है दैट इज डीकंपोजर्स। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन लेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस बेटा, अब हम सबसे पहले लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन के अंदर फर्स्ट ग्रेजिंग फूड चेन। तो फर्स्ट हम लेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। आप इसको प्रेडेटर फूड चेन भी कह सकते हो, क्योंकि एक्चुअली इसमें प्रेडेटर ही आपको पूरा प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप ही दिखता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रीडेटर फूड चेन। अब आप देखिए कैसे स्टार्ट होती है ये। फॉर एग्जांपल वही अपना प्लांट्स है, प्लांट्स को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, फॉक्स को खाया लॉयन ने। तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है ये कौन सी वाली हो गई है आपकी, दैट इज द टेरेस्ट्रियल। एक और हम लेते हैं दैट इज द एक्वेटिक फूड चेन। ठीक है ना, वो भी ग्रेजिंग वाली ही है, एक्वेटिक फूड चेन। क्या हुआ, मेजर कंड्यूट कौन आ जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन फीड करेगा, जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स को कौन फीड करेगा, स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को कौन फीड करेगा, दैट वन इज द लार्ज फिशेस। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि एनर्जी का फ्लो इस तरह से हो रहा है। तो इस तरह की फूड चेन जिसमें आपको प्रेडेटर रिलेशनशिप देखने को मिलता है क्या कहलाती है, ग्रेजिंग, चरने वाली। तो आप ये मत सोचो जूप्लैंक्टन्स भी फाइटोप्लैंक्टन्स को क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं। रैबिट प्लांट्स को क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है। तो ये क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन, जो प्लांट के अंदर भी चल रही, सॉरी टेरेस्ट्रियल में भी चल रही है और एक्वेटिक में भी चल रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, पैरासाइटिक फूड चेन। सेकंड वन इज द पैरासाइटिक फूड चेन। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स बैठी हैं और इन बर्ड्स के ऊपर कोई पैरासाइट बैठा है, अंदर बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट है। ठीक है, वो रह रहा है। तो आप देखिए ये जो है क्या हुई, पैरासाइटिक फूड चेन। इसमें एनर्जी फ्लो हाई होगा क्योंकि ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ट्री के ऊपर। डायरेक्टली बर्ड्स और बर्ड के अंदर ये ले रहा है, तो इसमें हाई एनर्जी फ्लो है, ध्यान रखना, हाई एनर्जी फ्लो, बिकॉज बर्ड्स आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन ट्रीज। ठीक है, एक और हम लेंगे
डिट्राइटस फूड चेन। अब आप देखो, डिट्राइटस फूड चेन, डिट्राइटस फूड चेन के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसको कौन फीड कर रहा है? कोई फंजाई, कोई बैक्टीरिया, कोई इस तरह से जो है माइक्रोब्स जो है उसको फीड कर रहे हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? डेड ऑर्गेनिक मैटर। इस डेड ऑर्गेनिक मैटर पर कौन फीड कर रहा है? दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई। क्या ये डायरेक्टली डिपेंड है सनलाइट के ऊपर? नहीं, ध्यान रखना, डिट्राइटस फूड चेन डायरेक्टली डिपेंड नहीं है सनलाइट पर, नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट। और जब ये डायरेक्टली सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है तो यहां पर हाई एनर्जी फ्लो देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसमें कहते हैं लो एनर्जी फ्लो। तो अगर कोई आपसे पूछता है डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी स्पेशली बिटवीन पैरासाइटिक फूड चेन एंड डिट्राइटस फूड चेन, तो ध्यान रखें पैरासाइटिक फूड चेन में ज्यादा एनर्जी फ्लो है एज कंपेयर टू द डिट्राइटस फूड चेन। ठीक है ना? इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे नीट में पूछे जाते हैं। अब आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ये ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन आपस में कनेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, आपस में कनेक्शन भी होता है। आप ये मत सोचिए कि इनका कनेक्शन होता ही नहीं है। एक बेस्ट एग्जांपल लेंगे हम इसके कनेक्शन का, और वो है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट वाला अपना रॉयल बंगाल टाइगर। यस बेटा, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको और याद रखना है एनर्जी फ्लो का ही, कि ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन आपस में कनेक्ट हो सकती है, और डिट्राइटस काम करते हैं प्रे के लिए, एज अ प्रे काम करते हैं फॉर द ग्रेजिंग फूड चेन। इसी का एग्जांपल हम देखते हैं। तो मैंने कहा यहां पर डिट्राइटस फूड चेन कनेक्ट विद ग्रेजिंग फूड चेन, और ऐसा कनेक्शन जिसके अंदर डिट्राइटस के मेंबर प्रे की तरह काम करेंगे। हियर members of detritus like bacteria, microbes, members of detritus act as prey for किसके लिए? ग्रेजिंग फूड चेन के। अब आप देखिए कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैनग्रोव फॉरेस्ट है। कैसा फॉरेस्ट है? मैनग्रोव फॉरेस्ट। इंडिया में मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां पाया जाता है आपको मालूम ही है, अपना सुंदरवन, जानते हैं अपन सुंदरवन डेल्टा यहां पर। अब देखो इस मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर इस पर्टिकुलर जो ये मार्शी एरिया है, इस मार्शी एरिया के अंदर कौन रह रहा है बताइए? आपके प्यारे दोस्त बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, फंजाई, ये सब इसके अंदर रह रहे हैं। ऑब्वियसली मार्शी एरिया में तो यही ग्रो करेंगे, ये रह रहे हैं। इसको खाने के लिए कौन आया? इसको खाने के लिए आए आपके नीमेटोड्स। नीमेटोड्स आए, आपके मोलस्का के मेंबर आए, ठीक है ना, आपका किंग क्रैब जैसे जो है मेंबर्स वो आएंगे, एफिड्स आएंगे, अपना आर्थ्रोपोडा भी आएगा। ओके, जब ये मेंबर्स इसको खाने आए तो इनको खाने के लिए कौन आई? स्मॉल फिशेस। अब इस स्मॉल फिशेस को खाने के लिए कौन आएगा? लार्ज फिशेस। और आपको मालूम ही है
कि कलकत्ता के सुंदरबन डेल्टा के अंदर कौन पाया जाता है? मिस्टर रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। मैं सौरभ गांगुली की बात नहीं कर रही हूं, मैं रॉयल बंगाल टाइगर की बात कर रही हूं। तो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलता है जब उसको अपना नेचुरल प्रे, जैसे कि उसको डियर जो है नहीं मिल पा रहा है, फॉक्स नहीं मिल पा रहा है, बफेलो नहीं मिल पा रहा है, ऑब्वियसली वो पानी पीने के लिए कहाँ जाएगा? इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाएगा और वहां पर वो फीड करता है। किसके ऊपर? फीड ऑन स्मॉल फिशेस, मतलब उसमें से निकाल निकाल के वो फिश खा लेगा। तो यहां पर स्मॉल फिशेस इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रे। तो आप ये देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में ये वाले जो बैक्टीरिया, माइक्रोब और फंजाई, ये प्रे की तरह काम कर रहे हैं। किसके लिए? इन पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए। ये टाइगर जो है क्रैब भी खा सकता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्मॉल फिश को ही खाएगा, वो क्रैब को भी खा सकता है। तो ये क्या शो करता है कि डिट्राइटस फूड चेन कनेक्ट हो जाती है किससे? ग्रेजिंग फूड चेन से। तो ध्यान रखें, कनेक्शन होता है और वहां पर डिट्राइटस खुद एक प्रे की तरह क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर अपने नेचुरल प्रे की एब्सेंस के अंदर किसको खा रहा है? स्मॉल फिशेस को खा रहा है और क्रैब को खा रहा है। तो टोटल जो समराइज करके अगर हम इसका एब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ग्रेजिंग फूड चेन है तो एनर्जी फ्लो हाई होगा और अगर डिट्राइटस फूड चेन है तो एनर्जी फ्लो लो होगा, क्योंकि डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पे कौन डिपेंड करते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन, चाहे वो प्लांट्स हो, ठीक है, या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स हो। तो ग्रेजिंग फूड चेन के जो है एनर्जी फ्लो क्या रहता है? हाई। इस चीज को ध्यान रखना, एनर्जी फ्लो हाई इन grazing food chain because direct dependency on solar radiation, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना मैग्नीट्यूड हाई नहीं रहेगा इसमें, ये आपको मालूम होना चाहिए। और एनर्जी फ्लो जो है, एनर्जी फ्लो इन डिट्राइटस फूड चेन कैसा रहेगा? हमेशा लेस, is less due to indirect dependency on solar रेडिएशन। इसके अलावा आप जानते हो क्लाइमेट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्दी के मौसम में माइक्रोब्स कम होंगे, गर्मी में कम होंगे। इन ड्यूरिंग रेनी सीजन दे आर लार्ज इन अमाउंट, कल्चरिंग ऑफ माइक्रोब्स विल टेक प्लेस इन द रेनिंग सीजन। तो आप यहाँ पर इसका क्लाइमेटिक इफेक्ट भी डाल सकते हो और क्लाइमेटिक इफेक्ट। तो ये दोनों चीजें आपको नोट होनी चाहिए, ठीक है। तो फूड चेन जो है उसके अंदर एनर्जी फ्लो वाला टॉपिक अपना होता है क्लियर। इसके बाद में हम लेंगे फूड वेब, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। जब तक आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ओके, पहले स्क्रीनशॉट ले लो।